Okay, now let's try to understand radius of gyration. What is radius of gyration? ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ gyration बेसिकली क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक बॉडी जैसे डिस्क थी, ठीक है। मैं डिस्क की जगह क्या चाह रहा हूँ, इसके मोशन को, इसके रोटेशन मोशन को स्टडी करना चाह रहा हूँ सिर्फ एक पॉइंट पे। ऐसा कुछ हमने पहले भी किया था, बिल्कुल किया था। ट्रांसलेशन मोशन में हमने क्या किया, हम वहाँ पर सेंटर ऑफ मास के थ्रू भी स्टडी कर रहे थे। पूरी बॉडी को ना स्टडी करके एज अ सेंटर ऑफ मास को स्टडी कर रहे हैं उसको, वो पॉइंट जहाँ पर हम मान सकते हैं पूरी बॉडी का मास कंसनट्रेटेड है, उसको स्टडी करना। उसका मोशन, अगर उस पर एक फोर्स लगता है तो वो सेम मूव करेगा जैसे पूरी बॉडी मूव करेगी, ठीक है। मतलब उस पर अगर एक्स्ट्रा फोर्स एफ लग रहा है तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वही पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। सिमिलर टू दैट रोटेशनल मोशन में भी कुछ ऐसा है, बिल्कुल है, और वो है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन? तो देखो मैंने क्या किया, डिस्क लिया। अब डिस्क को क्या कर रहा हूँ मैं, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हमें पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम मास है, आर रेडियस है, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। ये ऑलरेडी स्टडी कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया डिस्क पे। कहाँ ले लिया पॉइंट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। वो पॉइंट ले लिया मैंने डिस्क पे, जो एक्सिस और रोटेशन से के डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, के डिस्टेंस पे। वो के कोई हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एक जो एक्सिस रोटेशन से के डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे अगर मैं मान लूँ कि पूरी बॉडी, पूरी डिस्क का मास कंसनट्रेटेड है इस पॉइंट पे, ठीक है। या इस डिस्क की जगह मैंने क्या ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया के डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट का मास कितना है, पूरे डिस्क का मास है एम। ओके, अब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस पॉइंट का, एक्सिस का अराउंड कितना है, एम के स्क्वायर। मैं क्या देखता हूँ, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, सपोज इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा था, वो भी 10 आ रहा था। समझा आप बात को, ठीक है। तो इस पॉइंट जो के डिस्टेंस पे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा जहाँ पर हम पूरा बॉडी का मास कंसिडर मान सकते हैं, और जो इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस पे और कितना होगा, सेम होगा जो पूरी बॉडी का है, वही हो जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। आई होप कि समझ में होगा। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इम्पोर्टेंस ये है, देखो सबसे पहली बात तो हम पूरे इस बॉडी के मोशन को, डिस्क है इसकी जगह हम एक पॉइंट के मोशन से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन में जो पॉइंट है जहाँ पूरा बॉडी का मास कंसनट्रेट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, अब मुझे आंसर करो, अगर ये जो पॉइंट है ना, ये रेडियस ऑफ जायरेशन अगर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मुझे बताओ डिस्क के लिए ना, एम मास की डिस्क है, एम मास की रिंग है, रेडियस दोनों का आर है, एक्सिस रोटेशन सेंटर से, परपेंडिकुलर सेंटर से। तो इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क के लिए ज़्यादा आएगा कि रिंग के लिए ज़्यादा आएगा? अगर आपने आंसर कर दिया ना, आप रेडियस ऑफ जायरेशन समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो, तो इसमें देखो किसका, देख किस पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल सी बात है, रिंग का ज़्यादा होगा, क्योंकि एम आर स्क्वायर होता है ये तो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है ना। जिसका क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिंग का ज़्यादा है, रिंग का ज़्यादा है। अब इन दोनों को हटा के ना मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट मास, एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा जो इस डिस्क का मास एम और रिंग का मास एम, सेम एक्सिस रोटेशन है, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस होगा के 1 यहाँ पर के 2, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, एम के 1 स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, डिस्क के मास के। यहाँ पर एम के 2 स्क्वायर किसके मास के बराबर होना चाहिए, उस रिंग के मास के। एम तो दोनों में सेम है क्योंकि सेम मास लिया था। के 1 के 2 कौन बड़ा होगा, के 1 किसको बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, इसलिए के 1 के 2 को बड़ा होना पड़ेगा। तो समझ रहे हो कि के 2 बड़ा है के 1 से। किस में मास डिस्ट्रीब्यूशन बाहर की तरफ है, रिंग में, ठीक है। तो रिंग मास डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया देगा ये, जिसका के ज़्यादा होगा उसमें हम पता चल जाएगा उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाहर की तरफ है, एक्सिस से दूर की तरफ है। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ दे रखी है, एक बार रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Notice from the table that in all cases we can write I is equal to mk square where k has about dimension of length। तो k dimension of length है, क्योंकि डिस्टेंस है ये बेसिकली,
फॉर अ रॉड अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस। निकालना कैसे, बहुत सिंपल सी बात है। देखो क्या कर दो, आप क्या करो, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना उसको एम के स्क्वायर के इक्वल रख दो, और यहाँ आई की वैल्यू जो भी होगा, जैसे कि अगर मैं इसमें किया ना, एक रॉड जिसका एल लेंथ है, ठीक है, तो उसका और परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो उसके साइड मिड पॉइंट से पास हो रही, परपेंडिकुलर क्या आता है उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है इनर्शिया का, मोमेंट एम एल स्क्वायर बाई 12। इसको किसके इक्वल रख देना है, एम के स्क्वायर के। एम से एम कैंसिल हुआ तो के क्या आ गया, एल अपॉन रूट 12, ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। सब में ऐसे करना, ठीक है, ओके। सिमिलरली के इक्वल टू आर बाई 2 सर्कुलर डिस्क के लिए अबाउट इस डायमीटर है, ठीक है, तो आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, इतना हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा, ओके। नाउ द length k is a geometrical property of the body and its axis of rotation, ठीक है, it is called the radius of gyration. The radius of gyration of a body about an axis may be defined as the distance from the axis of a mass point whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about the axis। जो भी समझा है ना वही लिखा है, एक बार पढ़ो उसको, समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया, वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देखो, ठीक है, तब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट में भी लगेगा आपको, बट मल्टीपल टाइम रीडिंग करने से वो जो समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। Thus, the moment of inertia of a rigid body depends on the mass of the body, its shape, size, distribution of mass of the axis। किस पे एक्टिविटी डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी। देखा ना फॉर्मूला, पॉइंट मास के लिए कितना है, इसके लिए कितना है, एम आ रहा है उसमें, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादा मास होगा ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। शेप साइज पे भी डिपेंड करता है, एम मास की डिस्क लिया, एम मास का रिंग लिया, ठीक है। एक्सिस रोटेशन भी आ रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, क्या दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आया, नहीं आया, किसका ज़्यादा आया, रिंग का ज़्यादा आ गया, क्यों, शेप पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग शेप है उनकी, ठीक है, ठीक है। अगर इससे भी डिफरेंट एग्जांपल है, अगर वही जो मास है ना एम मास, उसकी एक रॉड बना दो, डिस्क का जो एम मास था, एक उसका कुछ ग्राम था, 100 ग्राम डिस्क का मास था, उसको मेल्ट करके एक रॉड बना दो, ठीक है, और एक्सिस सेंटर से पास कर लो परपेंडिकुलर, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, नहीं होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा, शेप पे डिपेंड कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्क और रिंग का एग्जांपल परफेक्ट है इस बात को समझने के लिए। दोनों में मास तो सेम था, ठीक है, एम मास था, रेडियस भी सेम था एक्सिस रोटेशन से, ठीक है, बट फ़र्क क्या था, मास डिस्ट्रीब्यूशन का, रिंग में साइड में था मास ज़्यादा और डिस्क में और पूरे उसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो देखो फ़र्क आ गया। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस रोटेशन, इसका भी फ़र्क आएगा, ठीक है। अगर जो एक्सिस रोटेशन में चेंज कर देता हूँ, एक्सिस रोटेशन देखो क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ थी ना, यहाँ कर दिया, अभी पहले रिंग के लिए कर लेता हूँ, देखो रिंग के लिए यहाँ थी, सेंटर से पास हो रही है, परपेंडिकुलर देखा, अब क्या कर दिया, एंड से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द डिस्क रिंग के, सेम रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ऐसे घूमेगा ये, पहले कैसे घूम रहा था, ये ऐसे घूम रहा था ऐसे गोल, अब यहाँ कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक बात, ओके। तो चेंज हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाल भी सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में करेंगे ना, अभी क्यों करें, वो अगला वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी, दोनों ही पढ़ना है। डेफिनेशन से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, जब एम आर स्क्वायर आए पॉइंट मास के लिए तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, के जी पर मीटर स्क्वायर उसका ऐसा यूनिट हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। Property of this extremely important quantity as a measure of rotational inertia of the body has been put to great practical use. The machines such as steam engine and the automobile engine, etc., that produce rotational motion have a disc with a large moment of inertia called a flywheel. Flywheel देखा आपने, बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। तो जो चक्का होता है ना, ठीक है, जब आपने वो स्टीम इंजन देखा होगा, मतलब घूमता है जो चक्का, ठीक है। अब जो गाड़ी में भी देखो टायर्स होते हैं, यहाँ पर एक चक्का दिखता होगा आपको, ठीक है। तो ऐसा और भी है ना, जब जहाँ पर ऐसा
जो गन्ने का जूस निकालते हैं वहाँ पे फ्लाई व्हील देखा हो आपने, है ना, बहुत बड़ा सा व्हील होता है वो घूमता है, तो इन सबको फ्लाई व्हील बोलते हैं, है ना। तो क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो क्या होगा, ये सडन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड को रोकेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब क्या, रोटेशन मोशन को, स्टेट को बनाए रखेगा। जो ऑपोजिट टॉर्क लग रहा है उसको रजिस्ट करेगा, ठीक है। बाईसाइकिल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रखेंगे, टायर का कैसे रखेंगे, स्पोक्स बना के मास को साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड में। उससे क्या हुआ, रिंग का मास ज़्यादा था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रिंग का। अब थोड़े से पत्थर वगैरह आएंगे ये, ठीक है, ये उसको रोकने की कोशिश करेंगे, रोटेशन को नहीं रोकता ये, ठीक है। ज़्यादा ही अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तब तो ऑब्वियसली रुकेगा, लेकिन छोटे मोटे ऑब्स्ट्रक्शन से ये रजिस्ट करेगा क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इट अलाउज अ ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीड ऑफ and prevent jerky motion, thereby ensuring a smooth ride with the passenger of the vehicle। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कोई भी अगर सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।